हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। आप सभी विद्यार्थी जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त कोर्सेज फ्री पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई कुछ लेक्चर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना आपसे कोई ये बोलने वाला है कि 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 वीडियो देखने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना होगा। कुछ नहीं है, बस टोटल फ्री है। आप आनंद लीजिए लेक्चर का। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं, आप ऑफिशियल वेब पर देख सकते हैं और ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बात करते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपके NCERT के अकॉर्डिंग, और उसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, लेकिन उसके पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत की एक प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस ये थी कि हमारे पास एक कुछ लिखा होता था कि ऐसा ऐसा होता है, बताइए कि ये होगा या नहीं होगा या सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले उसे Pn मानते थे और Pn को n बराबर 1 के लिए सत्य करके देखते थे। हाँ जी, उसके बाद हम मान लेते थे कि ये किसी n बराबर k के लिए सत्य है ना। ये क्या करते थे, ये हम मानते थे, है ना, और ये हम चेक करते थे बेसिकली। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि इसे हम चेक करते थे। और आखिरी में n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करते थे कि वो सत्य है। यही प्रोसेस थी। और अगर ये n बराबर या n बराबर k के लिए सत्य माना जाए और n बराबर k+1 के लिए सत्य आ जाए, तब हम कहते थे कि ये जो कथन लिखा हुआ है वो सर्वदा सत्य है। और यहां n और k जो थे वो दोनों के दोनों प्राकृत संख्याएं थी। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर आती है कि क्या n बराबर 1 के लिए सत्य है तो क्या n बराबर 2 के लिए भी सत्य है? देखिए, चूंकि मैं कह रहा हूं ये किसी भी n के लिए सत्य है, तो ये n बराबर 2 के लिए भी सत्य होगा। आप चाहे तो n बराबर 2 के लिए भी सत्य करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि मान लीजिए बहुत सी साइकिल एक लाइन में खड़ी है। अगर मैं पहली साइकिल को धक्का मारता हूं और बहुत पास खड़ी है, अगर हम पहली साइकिल को धक्का मारते हैं तो दूसरी उसके फोर्स से गिरती है, तीसरी गिरती है, चौथी गिरती है, और अगर ऐसी 100 साइकिलें रखी है तो 100वीं साइकिल भी गिरेगी। हम ये मानकर चलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए 65वीं साइकिल गिरी। हमने पहले ये चेक किया कि 100वीं साइकिल गिरी या नहीं गिरी, n बराबर 1, या हमने ये चेक किया कि पहली साइकिल गिरी या नहीं गिरी, n बराबर 1 के लिए। फिर हमने चेक किया, फिर हमने सिद्ध मान लिया कि चलिए 65वीं साइकिल गिरी। फिर हमने सिद्ध किया कि 66वीं साइकिल गिरी। तब हम ये मानते हैं कि अगर 65वीं साइकिल गिरी तो वो 64वीं की वजह से गिरी होगी, 64वीं गिरी तो वो 63वीं की वजह से गिरी होगी। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो चलता चला जाएगा, ये जो श्रेणी अनुक्रम है ये चलता चला जाएगा। यहाँ 2 शब्द मैंने लिए, अनुक्रम श्रेणी, बात करेंगे उनके बारे में आने वाले अध्याय में। चलिए, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। चलिए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। यहां हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। इस अध्याय में बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बहुत कुछ या बहुत ज्यादा हल नहीं करना है। आपको यह देखना है कि क्या n बराबर 1 रखने पर इन विकल्पों में से कौन सा सत्य होता है। अगर एक ही सत्य होता है तो वही करेक्ट आंसर है। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो आप n बराबर 2 भी रख सकते हैं, फिर n बराबर 3 भी रख सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। गणितीय आगमन के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें उनको हल करने का तरीका जो है वो यही है। आप जिस तरह से गणितीय आगमन के सिद्धांत से किसी प्रश्न को हल करते थे, उस सिद्धांत से हमें नहीं हल करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो बहुत लंबा तरीका है और वहां पर आप ये मानकर चलते हो कि 2 से 4 से 10 से विभाजित है, लेकिन उससे बढ़िया तरीका हम यहां देखने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्याएं, 3 की घात 2n माइनस 2n प्लस 1 किससे विभाजित है? 3 की घात में 2n है, उसके बाद माइनस 2n प्लस 1 है, और आपसे पूछा है कि ये किससे विभाजित है। तो आपने क्या किया, चूंकि हम बोलते हैं कि n के सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए, यहां शब्द बोला गया है सभी धनात्मक पूर्णांक, तो क्या n बराबर 1 एक धनात्मक पूर्णांक होगा? बिल्कुल है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या n बराबर 1 के लिए ये किससे विभाजित है। हमने यहां n बराबर 1 रखा,
तो अगर n बराबर 1 रखा तो ये मिला 3 की घात 2 गुणा 1 माइनस 2 की घात 1 प्लस या 2 गुणा 1 प्लस 1। अब 3 की घात 2 गुणा n मतलब 3 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। 3 की घात 2 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि n के सभी धनात्मक मानों के लिए किससे विभाजित है, तो ये 8 से विभाजित है। अब n बराबर 1 के लिए 8 से विभाजित है तो ये 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से तो नहीं होगा, क्योंकि n बराबर 1 के लिए ये चीज 8 आ रही है और 8 8 से विभाजित होता है, 12 से तो नहीं होता। इसीलिए n बराबर 12 या 12 से विभाजित होने वाले जो ऑप्शन है वो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? चूंकि n बराबर 1 के लिए, चूंकि ये सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है तो n बराबर 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखने पर ये 8 मिला। अब जो 8 है वो 2 4 और 2 4 8 तीनों से विभाजित होता है, मतलब क ख और ग तीनों विकल्प सही है, घ वाला विकल्प गलत है। फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, n बराबर 2 रख लेते हैं। n बराबर 2 रखा तो n बराबर 2 रखने पर क्या मिला, 3 की घात 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 1, ऐसा कुछ। 3 की घात 2 गुणा 2 मतलब 3 की घात 4, ठीक है। तो ये मिला 3 की घात 4 माइनस 4 प्लस 1। 3 की घात 4 मतलब 81, ठीक है। तो 81 माइनस 3 तो ये मिला 78। क्या ये बात भी क्लियर है? देख सकते हैं आप लोग, 81 माइनस 3 ये मिला 78 मतलब 78। क्या 78 4 से विभाजित होता है? होता है। क्या 78 8 से विभाजित होता है? नहीं होता है, इसीलिए 8 से विभाजित वाला विकल्प भी हट जाएगा। 78 2 से तो विभाजित हो रहा है, इसमें कोई अच्छा 78 4 से विभाजित भी नहीं हो रहा है ना, तो ये 4 से विभाजित भी नहीं हो रहा है, इसीलिए विकल्प नंबर क 2 से विभाजित वाला बच रहा है और क विकल्प हमारा सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित हो रहा है। तो सर पहले विकल्प में तो 8 से विभाजित हो रहा था, बिल्कुल बात सही है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है, ऐसी बहुत सी सम संख्याएं हैं और उनमें से बहुत सी सम संख्याएं 8 से विभाजित होती है। अगर मैं कहता हूं कि एक सम संख्या है, इसका मतलब यह कि वो 2 से विभाजित होती है, और उनमें से बहुत सी सम संख्याएं ऐसी है जो 4 से विभाजित भी होती है, बहुत सी संख्याएं ऐसी है जो 8 से विभाजित होती है। जरूरी नहीं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो वो 8 से विभाजित हो, वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो संख्या 8 से विभाजित होती है वो 2 से विभाजित तो होती है। इसीलिए यहां पर तो ये संख्या 8 से विभाजित हो रही थी, लेकिन ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित हो रही थी, इसीलिए हमने 2 को सही विकल्प किया और विकल्प नंबर क हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, इसका जो मतलब होता है ना, वही होता है कि n जो है या छोटा n का मतलब प्राकृत संख्या है, या छोटा n जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है। अंग्रेजी में इसे n बिलोंग्स टू कैपिटल N पढ़ा जाता है, ठीक है सर। मतलब ये जो n है वो प्राकृत संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। ये किससे विभाजित है? x की घात 2n माइनस 1, y की घात 2n माइनस 1। आप यहां n बराबर 1 रख सकते हैं पहले तो सर n बराबर 1 रख के देखा, n बराबर 1 रख के देखा तो क्या मिला, x की घात 2 गुणा 1 माइनस 1, तो x की घात 2 गुणा 1 माइनस 1 प्लस y की घात 2 गुणा 1 माइनस 1। तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा x का वर्ग या x की घात 2 माइनस 1 मतलब 1 और y की घात भी 1, और ये बचा सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई। x प्लस वाई विकल्प नंबर क में है। बात क्लियर है? और हम सिर्फ n बराबर 1 के लिए चेक करके नहीं बोल सकते, हम n बराबर 2 भी रख के देख लेंगे ताकि हम अपने जवाब को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। ऐसा हो सकता है कि जो संख्या x प्लस वाई से विभाजित हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि x प्लस वाई इनमें कहीं ना कहीं छुपा हो, है ना। तो अपन n बराबर 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो n बराबर 2 रखा तो ये क्या मिला, x की घात 2
गुणा 2 मतलब 4, 4 माइनस 1 3, तो n बराबर 2 रखने पर ये x की घात 3 और y की घात 3 बन जाएगा, है ना। 2n मतलब 2 गुणा 2 4, 4 माइनस 1 3। अब सर यहाँ तो x प्लस वाई है ही नहीं, है ना, मतलब ये जो पद है वो x प्लस वाई से विभाजित कैसे होगा। लेकिन चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं, वो होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, यह क्या होता है a प्लस b, साथ में a का वर्ग b का वर्ग माइनस ab। तो इसे भी ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो x प्लस वाई है, साथ ही साथ x का वर्ग y का वर्ग माइनस एक्स वाई। और आप देख सकते हैं कि जब n बराबर 2 रखा तो उसमें भी x प्लस वाई हमें मिल चुका था, मतलब n बराबर 2 रखने पर भी जो पद आया यहां पर उसमें x प्लस वाई छुपा हुआ था, मतलब x प्लस वाई जो है वो इसे पूरी तरह से विभाजित करता है। तो विकल्प नंबर हमारा क फिर से सही होना चाहिए, x प्लस वाई से वो जो कथन है वो विभाजित होगा, बिल्कुल सही है। और चलिए यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई से ये चीज विभाजित होती है और ऐसा बोला जाता है कि x की घात अगर कोई विषम संख्या है प्लस y की घात कोई विषम संख्या है तो वो सदैव x प्लस वाई से विभाजित होती है। और आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये दोनों घातें 5 5 आएगी। इसका मतलब ये जो घातें हैं वो विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं पर x की घात 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 प्लस y की घात 2n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 जो संख्याएं हैं वो विभाजित होती है x प्लस वाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिन्हें हम याद रख सकते हैं। मैं चीज इसलिए बोल रहा हूँ जिससे पुराना वाला जो था वो एक रिजल्ट है जो कई बार प्रयोग में आ जाता है कहीं न कहीं प्रायोगिक परीक्षाओं में। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो ये चीज किससे विभाजित है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। हमने n का मान 1 रखा, क्या रखा, n का मान 1, किसमें, इसमें 7 की घात 2n प्लस 2 3 की घात 3n माइनस 3 और 3 की घात n माइनस 1। तो अगर मैं यहां पर n बराबर 1 रखता हूं तो n बराबर 1 रखने पर क्या मिला, 7 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 1 माइनस 3 मतलब 0 और 3 की घात 0। तो यहां से ये मिला 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना, 49, और ये यहां पर 2 की घात 0, 3 की घात 0 मतलब 50। और 50 इन तीनों विकल्पों में से किससे विभाजित होता है, तो 50 विकल्प नंबर का 25 से विभाजित होता है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि हम सिर्फ एक ऑप्शन रख के चेक करके नहीं बोल सकते, हो सकता है अगला वाला 25 से विभाजित ना हो, तो हम विकल्प नंबर घ लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें तो समस्त प्राकृत संख्याओं के लिए देखना है ना, हमें सिर्फ n बराबर 1 के लिए नहीं देखना है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं सभी के लिए देखना है। और अगर सभी के लिए देखना है तो मैं एक आध ऑप्शन और चेक कर लेता हूं कि क्या अगला वाला भी 25 से विभाजित हो रहा है। भाई अगर हमने पहली साइकिल गिराई तो क्या दूसरी वाली गिर रही है, ये भी तो देखो, तभी जाके बोलोगे कि 100वीं साइकिल गिरी है। बात क्लियर है क्या। तो मैं यहां पर n बराबर 2 रख के और देखूंगा, n बराबर 2 रखने पर मुझे क्या पता चलता है, ये देखो, n बराबर 2 रखने पर ये मिलेगा 7 की घात 2 गुणा 2, ठीक है, प्लस 2 की घात, यहां 2 रखा तो 3 दूनी 6 माइनस 3 तो बच गए 3, और अगर यहां 2 रखा तो 3 की घात 2 माइनस 1 3। अब 7 की घात हो गए 4, ठीक है, प्लस 2 की घात 3 8, 8 गुणा 3 24। अब देखो 7 की घात 4 मतलब 49 है ना, 49 गुणा 49, तो हमें 49 गुणा 49 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, 1 8 36 और 8 44, फिर क्रॉस लगाया 36 3 16 और 3 19, तो यहां से मिलता है 1 0 और 4 2, 24 0 1, तो ये मिला 24 0 1 प्लस ये मिला 24, जोड़ा तो मिला 24 25
और 24-25 के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस संख्या के आखिरी में 25 है वो 25 से विभाजित है। अब 25 का पहाड़ा भी बोल सकते हैं, या तो 25 है या 50 है, 75 होगा तो भी विभाजित होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो कोई भी संख्या 25 से विभाजित है। तो क्या, जैसे अगर कोई एक संख्या है, मान लीजिए 1 2 1, क्या ये संख्या 25 से विभाजित है? जी, पूरी तरह से 25 से विभाजित है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित है। अगर ये 4 वाले में भी होता है, क्या ये संख्या 25 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित नहीं है। तो खैर, मैंने यहां पे बात की कि ये संख्या 25 से विभाजित है, बिल्कुल सही है। मतलब n बराबर 1 के लिए और n बराबर 2 के लिए जो संख्याएं आ रही थी वो 25 से विभाजित है, इसीलिए विकल्प नंबर क हमारा सही होना चाहिए, और वही सही है कंप्यूटर महाशय के हिसाब से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, और उम्मीद है ये प्रश्न और ये तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हर एक प्रश्न को n बराबर 1 और n बराबर 2 रखकर चेक करके आंसर करना है। चलिए, यदि आपको सब दूर यही मिलेगा ना कि n एक प्राकृत संख्या है, या समस्त धन पूर्णांकों के लिए या प्राकृत संख्याओं के लिए 11 की घात n प्लस 2 और 12 की घात 2n प्लस 1 किससे विभाजित है? चलिए, तो ये थोड़ा अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा। 11 की घात n प्लस 2 प्लस 12 की घात 2n प्लस 1, आप सीधा सीधा n बराबर 1 रखिए। क्या रखिए? n बराबर 1। अगर आपने n बराबर 1 रखा तो क्या मिला? 11 की घात 1 प्लस 2 प्लस 12 की घात 2 गुणा 1 प्लस 1, तो ये मिला 11 की घात 3 और 12 की घात 3। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, 11 की घात 3 और 12 की घात 3। अब 11 की घात 3 निकाला जाए, 12 की घात 3 निकाला जाए, तो 11 की घात 3 का मतलब है 11 का वर्ग गुणा 11, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, तो 1331 प्लस 12 की घात 3, 12 की घात 3 का मतलब है 144 गुणा 12, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17, तो 1728। आपको पता है 1728 के साथ में आपको एक नई कहानी बताता हूं। 1728 के अलावा एक संख्या होती है 1729, और ये जो संख्या है ये एक अजीब संख्या है। इन अजीब संख्याओं को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 लिख सकते हैं, इसे 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दो संख्याओं के या दो धनात्मक संख्याओं के घनों के सम के रूप में लिखी जा सकती है, और ये बहुत प्यारा नंबर है। खैर, बात करते हैं इन दोनों को जोड़ने की, तो ये मिला 9, 1 और 8 9, 7 और 2 5, और ये मिला कुछ ऐसा, और यहां पर मिलेगा 3। अब हमें चेक करना है कि 30 59 इनमें से किससे विभाजित होता है। क्या करेक्ट है? ठीक है, ये 5 और ये 7 3 10 और ये मिला 30 59। तो अब ये जो भाग है वो देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले, अच्छा, जब भी ऐसा कुछ होना तो आपको इतना बड़ा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि 30 59 क्या 3 से विभाजित है। देखो, जितने भी विकल्प दिए हैं सारे जो विकल्प हैं वो विषम संख्याएं हैं, पहली बात तो ये है। तो यहां पर हम 2 से भाग के बारे में तो बात करेंगे नहीं। किसी भी संख्या के आखिरी में कहीं पर भी 5 नहीं है, तो यहां पर भी 5 की बात हो नहीं रही है। कहीं पर आपको दिख रहा है आखिरी में 5 है? नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित के लिए क्या लिखना है? 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 9। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्याएं भी 3 से विभाजित होती है। तो 5 और 4 9,
9 और 3 या 5 और 4 9 नहीं, 5 और 9 14, 14 और 3 17। मतलब अगर मैं 3 + 0 + 5 + 9 करता हूं तो वो 17 आता है, और 17 3 से विभाजित नहीं होता। अब देखिए आपको यहां पर पता चलेगा, अगर मैं 1 + 2 + 3 करता हूं तो ये 6 होता है, और 6 3 से विभाजित होता है। मतलब जो संख्या इससे विभाजित होगी और जो संख्या इसका गुणज होगी वो 3 से विभाजित तो होगी, और ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब ख विकल्प तो हमारा कैंसल है। और 1 + 3 क विकल्प में 5 आ रहा है, 3 + 3 + 1 ये 7 आ रहा है। मतलब अब हम 3 वाला विकल्प भी चेक नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें इसको भाग देकर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 1 1 3 का 0 करता हूं, ये कितना हो जाता है? तो यार ये हो जाता है, भाग दे के नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कि इनका अगर मैं 20 बार गुणा कर देता हूं तो कितना हो जाता है? 22 60। इसमें से 22 60 घटा के देख लो, किसमें से 300 या 30 59 में से आप 22 60 घटाकर देख लो। ये कुछ ऐसे हैं बेसिकली, इन दोनों को ना, चूंकि देखो इसमें अगर 20 का गुणा करूंगा तो जो संख्या बचेगी फिर वो चली जाएगी भाग, तो विकल्प नंबर का सही हो सकता है। तो 15 में से 6 गए तो 9, यहां 9 में से 2 गए तो 7, और यहां पर 799 या 799 क्या 133 या 113 से विभाजित होता है? चेक कर लो, अगर होता है तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर 13 का आप 3 में या 7 में गुणा करेंगे तो 13 7 51, और अगर 100 का 7 में गुणा करेंगे तो 70 या 700। तो देखो 113 का अगर आप 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 9, और 7 दूनी 7 3 21, और 7 एकम 7 और 2 9, और 7 791। इसका मतलब क विकल्प भी सही नहीं हो सकता है, तो चांसेस ग विकल्प के सही होने के हैं, और ग विकल्प ही सही है। चलिए, तो इस तरह से आप मतलब ज्यादा लंबा भाग देने की कोशिश ना करें, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से भाग देने की कोशिश, मतलब उतने सिंपल तरीके से विकल्पों को हटाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हमने ख विकल्प हटाया, हो सकता था किसी विकल्प के आखिरी में 4 होता तो हम बोलते थे कि चूंकि संख्या सम नहीं है और जो संख्या ऑप्शन में है वो सम संख्या है, इसलिए वो विकल्प भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बहुविकल्पीय सवालों में आपके जो फंडे हैं वो आपको काफी काम देते हैं, और इन फंडों को हम क्लास के अंदर जब सवाल करेंगे तब डिस्कस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आप लोग कहीं ना कहीं छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब जो चीज़ आप 8वीं कक्षा में पढ़े हो, अगर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो सवालों की प्रैक्टिस में वो चीज़ें आपके सामने आएगी। अब कब क्या कॉन्सेप्ट आ जाए मुझे भी नहीं पता, तो बस बड़े ध्यान से सुनते जाइए। सवाल नंबर 5 के साथ यहाँ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, सभी प्राकृत संख्या n के लिए n गुणा n का वर्ग माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो एक छोटा सा नोट चाहे तो आप करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले n गुणा n का वर्ग माइनस 1 में n बराबर 1 रखा, तो n बराबर 1 रखा तो 1 का वर्ग माइनस 1, ये तो 0 आ गया, और 0 इन सभी से विभाजित है। 0 को 4 से विभाजित करोगे 0, 6 से विभाजित करोगे 0, 10 से विभाजित करोगे तो भी 0। तो हमने n बराबर 2 रख के देख लिया, तो 2 गुणा 2 का वर्ग माइनस 1, तो ये मिला 2 गुणा 3, 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 1 3, तो 6 ख विकल्प में है। और मैंने फिर से कहा कि सिर्फ एक विकल्प के आधार पे आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप n बराबर 3 को भी चेक कर लीजिए। तो 3 गुणा 3 का वर्ग माइनस 1, तो 3 गुणा 3 का वर्ग मतलब 9, 9 माइनस 1 8, 8 3 24, और 24 जो है वो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। हमें उस विकल्प के बारे में बात करनी है जो सभी में आ रहा है। n बराबर 1 6 से विभाजित हो रहा है, n बराबर 2 पर भी संख्या 6 से विभाजित हो रही है, n बराबर 3 पर भी संख्या 6 से विभाजित हो रही है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो संख्या 6 से विभाजित हो रही है वो 4 से या 10 से विभाजित भी हो सकती है, परंतु हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सारे n के लिए सत्य हो। 4 ऑप्शन n बराबर 2 और n बराबर 2 के लिए सत्य नहीं था, इसलिए हमारा जवाब जो होगा वो ख विकल्प होगा, n बराबर 6 या 6 से विभाजित है। और यहां एक कॉन्सेप्ट जो है आप उसे नोट कर सकते हैं।
ये जो लिखा है ना n गुणा n का वर्ग माइनस 1, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं n-1 गुणा n+1 गुणा n+1। ये क्या किया सर, n-1 को है जो लिखा मैंने n का वर्ग माइनस 1 का वर्ग लिखा, और यहां हमने a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया, तो ये a माइनस बी वाला और बात की चीजें ऐसी हो गई। अब आपको यहां पर तीन संख्याएं दिख रही है, n-1, n और n+1। इन तीनों को तीन क्रमागत संख्याएं बोला जा सकता है। क्रमागत क्यों? क्योंकि अगर ये पहली संख्या है तो इसमें एक जोड़ने पर दूसरी संख्या बन जाएगी, तो n-1 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा n। अब इस n में अगर आप एक और जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या बन जाएगी। तो ये तीन क्रमागत संख्याएं हैं, और तीन क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव 6 से विभाजित होता है। लिख लो, याद कर लो। क्या याद कर लो कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव 6 से विभाजित होता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। खैर, जैसे अगर मैं आपको कहूं 10 गुणा 11 गुणा 12 6 से विभाजित है, 100 गुणा 101 गुणा 102 6 से विभाजित है, और ऐसे बहुत से चीजें होती है। फटाफट आप इसे लिख लीजिए, हम और इस पर छोटी मोटी बातें कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा प्यारा है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम इसे ऐसे याद भी रख सकते हैं कि देखो, अगर मैं लिखता हूं ना n गुणा n का वर्ग माइनस 1, जिसे आपने लिखा n-1 गुणा n+1, ये तीन क्रमागत संख्याएं हैं। और अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो किसी भी संख्या को 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। जो संख्या 6 से विभाजित होती है वो एक सम संख्या होती है, साथ ही साथ वो 3 से विभाजित भी होती है। तो अब देखो, इन तीन क्रमागत संख्याओं में कोई भी तीन क्रमागत संख्या देखो, क्या उन तीनों में एक संख्या सम संख्या होगी? हाँ, एक संख्या सम संख्या तो होगी। क्यों होगी सम संख्या? क्योंकि या तो ये सम होगी तो ये सम नहीं होगी, ये सम होगी। अगर ये विषम है तो अगली वाली सम है। तो तीनों में कम से कम एक सम संख्या तो है, और सम संख्या सदैव 2 से विभाजित होती है। उसके बाद इन तीनों में एक संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होती है। अब इसको आप कैसे बोल रहे हैं सर? क्योंकि देखिए, जितनी भी संख्याएं उनमें हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 1 2 3 3 से विभाजित, 4 5 6, मतलब हर 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या 3 से विभाजित है। तो अगर ये नहीं है 3 से विभाजित, ये नहीं है, तो ये तो होगी। ठीक है, अगर ये नहीं है और ये भी नहीं है तो ये होगी। तीन क्रमागत में से कोई एक संख्या, या फिर अगर ये हो जाएगी तो ये नहीं होगी। मतलब तीनों में एक संख्या तो 3 से विभाजित है। तो मैं कह सकता हूं कि एक संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सम संख्या वही 3 से विभाजित हो सकता है। जैसे 36 है। इसीलिए अगर कोई संख्या या तीन क्रमागत संख्याएं सदैव, या तीन क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव 6 से विभाजित होता है। चलिए, छोटा सा रिजल्ट है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सभी प्राकृत संख्या n के लिए n 2 की घात n से बड़ा है, n 2 की घात n से छोटा है, n 2 की घात n के बराबर या बड़ा है, n 2 की घात n से छोटा या बराबर है। तो अपन एक काम करते हैं, एक तरफ n लिखते हैं, एक तरफ 2 की घात n लिखते हैं। विकल्प चेक करने से कुछ नहीं होगा, आप n और 2 की घात n के मान निकाल लीजिए। जब n बराबर 1 है तो 2 की घात n 2 आएगा, 2 की घात 1। जब n 2 है तो ये 2 की घात 2 जाएगा, मतलब ये 4 आएगा। जब n 3 है तो ये 2 की घात 3 आएगा, और ये रहेगा 8। जब n 4 है तो ये 2 की घात 4 रहेगा, जिसका मतलब है 16। तो अब मेरी एक बात बताइए, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये चीज बड़ी आ रही है सारे केसेस में। n बराबर 1 2 3 4 5 में हमने देखा तो n जो है वो 2 की घात n से छोटा है।
और एक छोटी सी बात यहां और भी आ सकती है, बात यह कि बराबर वाला भी तो ऑप्शन है, तो बराबर इन चारों विकल्पों में आपको कहीं n 2 की घात n से बराबर दिखा क्या? नहीं दिखा, और ऐसा होगा भी नहीं। उसके पीछे का जो तर्क है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि 2 की घात n बहुत फास्ट बढ़ता है, बहुत फास्ट ऐसे बढ़ता है कि आपने कहीं अपने जीवन में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक बहुत जल्दी अमीर बनने का तरीका बताएगा। वो तरीका होता है कि आप आज 2 रुपए बचाइए, अगले दिन फिर 2 रुपए बचाइए, फिर मतलब जो आज आपके पास है एक उसका डबल कल कीजिए, फिर उसका डबल परसों कीजिए, फिर उसका डबल अगले दिन कीजिए। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मतलब स्टोरी क्या है, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं आप जॉब लेने जाएं और आपको बोले कि पेमेंट कितनी लोगे, तो आप छोटा सा एक काम कीजिए। अब बोलते हैं कि आज मुझे पहले दिन जो ज्वाइनिंग का उस दिन 1 रुपये दे दीजिए, अगले दिन उसका डबल, उसके बाद तीसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन उसका डबल, 5वें दिन उसका डबल, 6ठे दिन उसका डबल। तो पहले दिन आपको 1 रुपये मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपये मिलेंगे, तीसरे दिन 4 रुपये मिलेंगे, चौथे दिन 16 रुपये मिलेंगे, उसके अगले दिन 32 रुपये, उसके बाद 64, उसके बाद 128। 7 दिनों में आप 128 पर पहुंच जाएंगे, और मेरा यकीन मानिए महीना खत्म होते होते आप करोड़पति बन जाएंगे। पर n 1 2 3 4 5 ही रहेगा, n तो वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए ये सदैव इससे छोटा है। और गणित में अगर ये n एक प्राकृत संख्या नहीं होती और n एक वास्तविक संख्या होती, तब इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन और इसे रेखिक फलन कहा जाता। और चरघातांकी फलन बहुत तेजी से बढ़ता है, रेखिक फलन बड़े आराम से बढ़ता है। खैर, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही है और ख विकल्प सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि सभी n जो कि प्राकृत संख्याएं हैं, इनके लिए कौन सा कथन सही है? अब यहां हमें चारों कथन को चेक करना है। ऑप्शन नंबर क हम देख चुके हैं गलत है, हम देख ही चुके हैं गलत है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पिछले वाले सवाल प्रश्न के अंदर 2 की घात n n से बड़ा था। अब n का वर्ग क्या 2 की घात n से बड़ा है? तो सीधा सीधा एक काम करते हैं यार, आपकी जो मर्जी है ना वो रख के देख लो। आपने n बराबर 1 रखा, तो 1 का वर्ग क्या 2 की घात 1 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी गलत है। n की घात 4 10 की घात n से छोटा है। ग वाले विकल्प के बारे में बात करते हैं। तो ग वाले विकल्प के बारे में बात किया, n बराबर 1 रखा, n की घात 4 मतलब 1 की घात 4 क्या 10 की घात 1 से छोटा है? सत्य है। आपने n बराबर 2 रखा, तो 2 की घात 4 क्या 10 की घात 2 से छोटा है? बिल्कुल सत्य है। 2 की घात 4 16 होता है। उसके बाद 3 रखा, तो 3 की घात 4 क्या 10 की घात 3 से छोटा है? बिल्कुल सत्य है। 3 की घात 4 81 होता है, 10 की घात 3 1000 होता है। मतलब ग विकल्प अभी तक सही है। अगला वाला और चेक कर ले, n बराबर 1 रखो, 2 की घात 3n 7n प्लस 1 से बड़ा है क्या? n बराबर 1 रखो, तो 2 की घात 3 7 गुणा 1 प्लस 1, जिसका मतलब है 8, क्या 8 से बड़ा है? नहीं, 8 8 के बराबर है, बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो सत्य है, थर्ड विकल्प, और बिल्कुल पूरी तरह से। तो 7वें प्रश्न का जवाब भी हमने यहां पर दे दिया बड़ी आसानी से। चलिए, प्राकृत संख्या n के लिए 2 की घात n गुना n माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है n की घात n, मान्य होगा यदि n 2 से छोटा है, n 2 से बड़ा है, n 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, वो कभी नहीं। मतलब आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि ये जो पद लिखा है ना, अब जैसे यहां पर ये नहीं बोला है कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, एक थोड़ा सा आपको शब्द चेंज कर दिया गया है, और उससे सवाल की जो मूल रूप है वो भी बहुत कुछ बदल चुका है। आपको ये बोला है कि ये जो चीज है ना वो कभी सत्य है कभी गलत है। जैसे n बराबर 1 के लिए ये गलत है, n बराबर 2 के लिए भी गलत है, n बराबर 3 के लिए भी गलत है, 4 के लिए भी गलत है, उसके बाद 5 के लिए सही है, 6 के लिए सही है। उदाहरण के लिए ऐसा बोला जाए तो आपको यह चेक करना है कि ये सही जो है किस n को रखने के बाद होना शुरू कर देगा। क्या ये बात ठीक है? हमें यह चेक करना है कि n बराबर 1 के लिए अगर ये गलत है, n बराबर 2 के लिए गलत है, 3 के लिए गलत है, 4 के लिए गलत है,
तो ऐसे कितने n तक ये गलत है। तो वास्तविकता हमें कुछ नहीं करना, हमें ये रखना है 2 की घात n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहां n की घात n, और आपको n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखते चले जाना है। आपको क्या रखना है, सबसे पहले n का मान 1 रखना है। तो अब चूंकि विकल्पों में ही n का मान 1 दिया नहीं है, खैर चेक करते हैं। n का मान 1 रखा तो n का मान 1 रखने पर क्या मिला, 2 की घात 1, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 गुणा 0 फैक्टोरियल, ये मिला 2। क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता। अगर आपको याद है फैक्टोरियल का मतलब क्या था, फैक्टोरियल का मतलब या 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता था। n की घात n मतलब 1 की घात 1, ये 1 आया। तो n बराबर 1 के लिए ये भाग इस भाग से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो n बराबर 1 तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि हमारा जो आंसर है उसमें n बराबर, या अपन बोल देते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये बात गलत है। n बराबर 2 चेक किया तो 2 की घात 2, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसीलिए 4 गुणा 1 जो है वो भी 1 हुआ। उसके बाद n की जगह यहां 2 रखो तो 2 की घात 2 जो कि हुआ 4, और ये बात भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो इसका मान तो 4 आया, इसका मान भी 4 आया, और 4 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो, 4 4 से, या कभी भी 4 जो है वो 4 से छोटा नहीं होता। मतलब n बराबर 2 के लिए भी ये बात गलत है। फिर हमने n बराबर 3 रखा तो 3 की घात 2 गुणा 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 3 की घात 9, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, और ये मिला 9 दूनी 18, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है ना सर। फैक्टोरियल का मतलब जो भी फैक्टोरियल लिखा है वो और उस संख्या से छोटे जितने भी प्राकृत संख्याएं सभी का गुणा कर दो, 0 फैक्टोरियल अपवाद है इसमें। अब जब मैं यहां पर 3 रखता हूं तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब 27, और 27 इस चीज से बड़ा है, मतलब ये भाग इस भाग से बड़ा आया जब n बराबर 3 था। तो देखो 1 के लिए नहीं था, 2 के लिए नहीं था, 3 के लिए था, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा। मतलब जब n 2 से बड़ा होगा तब ये कहानी सत्य होगी, और विकल्प नंबर ख सही होना चाहिए। n 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 के लिए भी ये गलत था, 1 के लिए भी गलत था, 3 के लिए सही है, 27 18 से बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n प्लस 1 की घात, n प्लस 1 बटा 2 की घात n बड़ा है या बराबर है n फैक्टोरियल के। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको n रखना है और उसमें n प्लस 1 बटा 2 पूरे की घात n निकालनी है, और फिर यहां n फैक्टोरियल रखना है, और कुछ नहीं करना। तो आपने सबसे पहले n का मान 1 रखा तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, या 1 प्लस 1 मतलब 2, और 2 बटा 2 की घात 1, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, है ना। 1 प्लस 1 2, 2 बटा 2 1, 1 की घात 1, और यहां रखा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर। फिर आपने 2 रखा तो 2 प्लस 1 बटा 2 की घात 2। ओह, यहां थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो परेशान करेगा। 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 बटा 2, 3 बटा 2 का वर्ग, तो ये मिला 9 बटा 4। और अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो ये मिलेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 4, या 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो देखिए 1 1 के बराबर है या बड़ा है, ये बात सत्य है। 9 बटा 4 2 से बड़ा है, मतलब n बराबर 1 के लिए ये बात सत्य आ रही थी, हमको बराबर का चिन्ह भी दिया था, सत्य है। n बराबर 2 के लिए भी ये बात सत्य है। n बराबर 3 देखोगे तो उसके लिए भी अब तो सत्य हो ही जानी है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाओ ना लगाओ, ये n 1 से बड़ा या 1 सभी के लिए सत्य है।
और चूंकि n एक प्राकृत संख्या बोला है, मतलब ये 1 के लिए भी सही होगा, 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी, तो इसको लिख सकते हैं ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। इसके लिए सभी प्राकृत संख्याओं। और ऐसी बात विकल्प नंबर ख में फिर से कही है। और मुझे उम्मीद है कि चूंकि बहुत सारे विकल्पों में ख वाला विकल्प ही सही है, तो आप अब जब अगला सवाल या अगला प्रश्न हल करोगे तो आपको लगेगा कि इसका जवाब भी ख होना चाहिए। मतलब एक तुक्का मारने वाली जो कला है, जो टेक्निक है, उसमें आप थोड़े से इस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मतलब हमें ऐसा हमेशा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, धनात्मक पूर्णांक n के लिए 10 की घात n-2 81 से बड़ा है, किस n के लिए सत्य है? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने n बराबर 1 रखा, n का मान रखा 10 की घात n-2 और 81n, है ना? ध्यान देना, 81n। अभी मेरी बात सुनना, n बराबर 1 में क्यों रखूं मैं? n बराबर 2 भी क्यों रखूं? n बराबर 3 भी क्यों रखूं? जब मुझे विकल्प में 5 और 6 दिया है तो मैं n का मान 4 रख के देख लूं, वो इस वाले विकल्प को संतुष्ट करेगा। मैं n का मान 5 रख के देख लूं, वो इस वाले विकल्प को संतुष्ट करेगा। n का मान 6 रख के देख लूं, विकल्प नंबर क को संतुष्ट करेगा, और 7 रखूंगा तो घ को संतुष्ट करेगा। क्या बात ठीक है? तो मैंने n का मान सबसे पहले 4 रखा, 10 की घात 4-2 मतलब 10 की घात 2, और ये कहानी 100 के बराबर। 81n मतलब 81 गुणा 2, ये मिलेगा 162। वास्तविकता ये कि 162 100 से बड़ा है, इसका मतलब 81n 10 की घात 2 -1 से छोटा होगा। मतलब हम जो चाहते हैं कि 10 की घात n-2 81n से बड़ा हो, ये बात n बराबर 1 के लिए या n बराबर 4 के लिए गलत हो रही है ना? क्योंकि ये तो 100 है और वो 62 है, 162 है। 5 रख के देखा, 5 रखा तो ये मिला 10 की घात 5 -2 मतलब 10 की घात 3, और 10 की घात 3 हो गए 1000। जब मैं यहां पर 5 रखूंगा 81 गुणा 5, तो ये मिलना चाहिए 405। हाँ जी, ठीक है, 80 40 40 और 5 मतलब 405, और यहां पर 1000 जो है वो 405 से बड़ा है। मतलब बात n बराबर 5 के लिए सही है। 6 भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 की घात 6 -2 मतलब 10 की घात 4, 1 2 3 4। अब यहां पर अगर आप रखोगे 10 की घात 4 तो 81 गुणा 6 तो 6, ठीक है, और 48, और ये फिर से इससे बड़ा है। तो ये भाग n बराबर 5 और 6 के लिए सत्य है। तो क्या विकल्प नंबर ख सही है कि n या तो 5 के बराबर हो या n 5 से बड़ा हो? विकल्प नंबर ख जो है वो सत्य है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, एक ही तरह के सवाल है, मतलब कुछ नहीं करना, यहां बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अच्छा, ये हमने एक प्रश्न भी किया था, 2 की घात n से बड़ा है, लेकिन n फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अलग है। अभी आपको जो प्रश्न दिया है कि धनात्मक पूर्णांक के लिए 2 की घात n फैक्टोरियल से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सही नहीं है, किन किन के लिए सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, विकल्प के अंदर 4 4 और 3 है, तो अपन 3 4 और 5 रख के देखो, 3 से छोटा विकल्प है मतलब 2 रख के देखना पड़ेगा, 4 और 4 से बड़ा है मतलब 4 और 5 रख के देख लेंगे। तो हम n का मान 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 और 5 रखेंगे। उम्मीद है कि यहां तक होते होते हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि जवाब क्या आ रहा है। 2, जब n का मान 2 है तो 2 की घात 2 मिला 4 और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2। जब n का मान 2 है 3 है तो 2 की घात 3 तो मिला 8, और 3 का फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। जब n का मान 4 है तो यहां पर मिलेगा 2 की घात 4 मतलब 16, ठीक है, और 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 24।
ठीक है। जब n का मान 5 है तो 2 की घात 5 मतलब 32 और यहां पर 5 का फैक्टोरियल मतलब 120। प्रश्न के हिसाब से इसे छोटा करना है, इसे बड़ा करना है। तो ये कहां कहां बड़ा है ये देखो, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां है और यहां है। मतलब n का मान 4 और 4 से बड़ी संख्याओं के लिए सत्य है। तो विकल्प नंबर ख फिर से सही होना चाहिए कि n जो है वो 4 से बड़ा है या 4 है। विकल्प ख सेकंड ऑप्शन। क्या आप मेरी इस बात को समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12। सभी धनात्मक पूर्णांक n के लिए 3 की घात n की घात 3 से बड़ा होना चाहिए, किसके लिए सत्य है? तो आपको विकल्प में n 2 से बड़ा होना चाहिए, n 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप 2 3 4 5 रख के देख लो, है ना जी। चलिए देखो, जो क और ख विकल्प है वो n बराबर 3 के लिए ही लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा रखोगे तो 3 ही रखोगे, 4 ही रखोगे। n 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए तो 3 4, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए तो 4 या 5, 4 से छोटा होना चाहिए तो 3। तो 3 2 1, तो अपन ना n बराबर 3 से शुरुआत करेंगे। n 3 की घात n, आप चाहो ना, मतलब मैं आपको कैलकुलेशन सरल करने के लिए कर रहा हूं, आप चाहो तो n बराबर 1 2 3 4 यहां से भी शुरुआत कर सकते हो, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। और n की घात 3। ओके, तो देखिए अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, n बराबर 1 रखा तो 3 की घात 1। अच्छा, n बराबर 2 से अपन शुरुआत कर रहे हैं, 3 क्यों रखेंगे? 2 या 3 से ही शुरुआत करते हैं सीधा, इन दोनों विकल्पों में 3 ही बोला हुआ है। तो 3 की घात 3 और फिर 3 की घात 3, n की जगह 3 रखा तो 3 की घात 3, 3 की घात 3, ये 27 और ये भी 27। और n बराबर 3 के लिए ये दोनों बराबर हैं और हमें चाहिए बड़ा, तो n बराबर 3 के लिए तो गलत है। अगर n बराबर 3 के लिए गलत है तो यहां पर भी n का मान 3 रखना पड़ेगा। 2 से बड़ा n मतलब 3, 3 के लिए गलत है तो क विकल्प नहीं चलेगा, ख विकल्प भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि n 3 या 3 से बड़ा, अब 3 पर उसमें 3 या 3 से बड़े में आप 3 भी ले सकते हैं और 3 के लिए दोनों बराबर है, हमको बड़ा चाहिए। 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 3 2 और 1, 3 के लिए तो ये वैसे ही गलत है, तो बच गया विकल्प नंबर ग। बाकी चेक करने की तो विकल्प नंबर ग सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। और तरीका जो है प्रश्न को हल करने का वो वैसे ही है, तो अपन वैसे ही हल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृत संख्या n के लिए n फैक्टोरियल का वर्ग n के वर्ग से मान्य होगा यदि n 3 से बड़ा है, n 4 से बड़ा है, n 4 या 4 से बड़ा है और n 3 से बड़ा है। तो अपन या 3 के बराबर भी है, तो एक काम करते हैं n बराबर 3 से शुरुआत कर लेते हैं। और क्या करना होगा, ये n फैक्टोरियल है जिसका वर्ग निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, और ये n का वर्ग है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ n का मान रखेंगे 3 4 और 5। n बराबर 3 रखा तो 3 के फैक्टोरियल का वर्ग, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 का वर्ग 36, ठीक है। n का वर्ग, ठीक है, तो n का जो वर्ग रखा वो रखा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, 4 के फैक्टोरियल का वर्ग मतलब 24 के फैक्टोरियल का वर्ग, और 24 का फैक्टोरियल होता है शायद 526 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है, जो भी आएगा, लेकिन 4 का जो वर्ग है वो तो 16 ही आएगा। 5 फैक्टोरियल का वर्ग, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 का वर्ग, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यह आएगा 44 डबल 0, और 5 का वर्ग है 25, है ना। n का मान 5 रखो, तो देखो जब n बराबर 3 था तो 36 9 से बड़ा है, मतलब n बराबर 3 के लिए ये बात सत्य है। n बराबर 4 है तो 24 का वर्ग, फिर से 576 आई थिंक ना, 576 बिल्कुल, वो 16 से बड़ा है, ये भी सही है।
5 का वर्ग इतना, या 5 फैक्टोरियल का वर्ग इतना बड़ा जो 5 के वर्ग से बड़ा है, मतलब n बराबर 3 के लिए भी ये कथन सत्य है, n बराबर 4 के लिए भी सत्य है, n बराबर 5 के लिए भी सत्य है। तो घ वाला जो विकल्प है कि n या तो 3 या 3 से बड़ा हो, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है, और ये बात सही है, 3 और 3 से बड़ा दोनों के लिए ये सत्य है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न नंबर 14 के लिए। 14 किसकी तरफ है? ओह, 14 बोल रहा है कि Pn एक कथन है कि n का वर्ग प्लस n विषम है को व्यक्त करता हो, तो यह पाया गया कि Pn बिलोंग या Pn n+1, तो Pn सत्य है सभी। देखो कुछ नहीं, n का वर्ग प्लस n, आपको ये बोला है कि ये एक विषम संख्या होनी चाहिए, और मेरा यकीन मानिए ये कभी भी विषम संख्या नहीं होती है। क्यों? देखो ऐसे, आप इसको, इसमें से n को बाहर निकाल लो। अब एक छोटी सी बात मेरी ऐसे समझ के देखो कि ये n है और ये n+1 है। अगर n एक सम संख्या है तो n+1 निश्चित तौर पर एक विषम संख्या होगी, है ना, उससे एक बड़ी संख्या, तो सम संख्या से एक बड़ी विषम संख्या। यदि n एक विषम संख्या है तो n+1 एक सम संख्या होगी। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे, तो अगर एक सम संख्या का विषम संख्या में गुणा किया जाए, एक सम संख्या का विषम संख्या से गुणा किया जाए, तो जो गुणा है वो सदैव सम आता है। आप चाहे जिसको एक सम संख्या को उसकी अगली विषम संख्या से, मतलब दो क्रमागत संख्याओं को, एक सम दूसरी विषम, अगर एक विषम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए तो भी जो जवाब है वो सम है। मतलब ऐसा कि यदि आपके पास दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या तो सम होगी, एक विषम होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सभी में 67, 68, इन सभी में एक संख्या विषम एक सम है, सबका गुणा, दोनों का अगर आपस में गुणा करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सम मिलेगा, और आपको कहा जा रहा है कि विषम है, तो ये किसी के लिए भी सत्य नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, घ वाला विकल्प सही है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमें कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर सोचने की आवश्यकता नहीं है तो समझने की आवश्यकता तो है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो n की घात p माइनस n p से विभाजित होगा जब, अच्छा n या p जो है एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी से भी भाग ना जाए सिवाय एक और खुद को छोड़कर। मतलब p का जो मान है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 11, 13। इकलौती एक ऐसी संख्या है जिसे आप सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या है ये अभाज्य संख्याओं में। और उसके बाद आपको n की घात p माइनस n के बारे में बात बोला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये p से भी विभाज्य होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा बोला है कि n की घात p माइनस n p से विभाज्य होना चाहिए, मतलब p गुणा कोई संख्या, ऐसा आपको बोला है कि ऐसा होना चाहिए। अब n का मान क्या रखोगे उस केस में? तो देखिए, मैं सबसे पहले p बराबर 2 रखता हूं। मैं भी n का मान कुछ नहीं रख रहा, मैं p बराबर 2 के लिए चेक करता हूं। p बराबर 2 के लिए चेक किया तो ये मिलेगा n का वर्ग माइनस n बराबर 2 गुणा k। मतलब ये जो संख्या है वो 2 गुणा k आ जानी चाहिए। तो ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है, आपने यहां से n को बाहर निकाल लिया तो ये मिला 2 गुणा k। मतलब ये जो संख्या मिले वो 2 का गुणज मिले, मतलब एक सम संख्या मिले। और आपको पता है कि n और n-1 दो क्रमागत संख्या है। n-1 में एक और जोड़ोगे तो n आ जाएगा। मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और दो क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव सम संख्या होता है। हमने पिछले प्रश्न में देखा, वहां n और n+1 था। n-1 और n ये भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहां पर ये 2 गुणा k आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, n बराबर 1 नहीं होना चाहिए, वरना ये 0 हो जाएगा।
जब मैं p का मान 2 रखते या 3 रखता हूं, हम अभाज्य संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं, p का मान 2 रखा तो ये मिला n की घात 3 माइनस n, जिसे लिखा जा सकता है 3 गुणा k, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। और चूंकि मैंने यहां से 1 को बाहर निकाल लिया n को, तो n का वर्ग माइनस 1 3 का गुणज होना चाहिए। n का वर्ग माइनस 1 को n माइनस 1 n प्लस 1 लिख सकते हो, और इसे मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 गुणा n और n प्लस 1, और ये संख्या 3 का गुणज होनी चाहिए। अब चूंकि हमने अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न किया कि ये जो तीनों संख्याएं वो तीनों एक क्रमागत संख्या है। हाँ सर, बात तो सही है, अगर तीनों एक क्रमागत संख्या है तो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव 6 से विभाजित होता है। अब जो संख्या 6 से विभाजित हो रही है वो 3 से विभाजित भी होगी, मतलब ये n के लिए करेक्ट है। आप n का मान कुछ भी रखिए, ठीक है, बात तो सही है, ठीक है। n का मान 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर मैं n का मान 5 रखूंगा, मतलब देखो 2 और 3 के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां n का मान क्या रखें, ये सदैव 2 गुना कुछ कुछ आ जाएगा। और यहां पर n का मान कुछ भी रखें और प्राकृत संख्या रखें तो भी, तो विकल्प नंबर क 1 से बड़ी प्राकृत संख्या यहां सत्य होनी चाहिए, और वही सत्य भी है। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या इस प्रश्न में 15वें प्रश्न का जवाब है। चलिए, अगर यहां 1 भी होता ना विकल्प में तो भी वो सही होता, क्योंकि अगर 0 आएगा या n बराबर 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 2 का गुणज 0 भी है, यहां पर भी 3 का गुणज है, 0 सभी का गुणज है। अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 मतलब 0, और वो सभी संख्याओं के लिए सत्य। चलिए, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। अगला प्रश्न है कि यदि x गुणा x की घात n माइनस 1 माइनस n गुणा a की घात n माइनस 1 प्लस a की घात n गुणा n माइनस 1 n के किस मान के लिए x माइनस a का वर्ग से विभाजित है। अब यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि ये जो x माइनस a का वर्ग है ये वास्तव में है क्या। x माइनस a का जो वर्ग है वो कुछ ऐसा है, अगर मैं a माइनस b का वर्ग लिखता हूं तो ये मिलता है x का वर्ग माइनस 2ax प्लस a का वर्ग। मतलब ये जो पद है इसके अंदर ये पद बन जाना चाहिए, सीधी सीधी बात तो ये है। और यहां पर आपको n 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, इन सभी के बारे में बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं x गुणा x की घात n माइनस 1 माइनस n गुणा a की घात n माइनस 1 प्लस a की घात n n माइनस 1 के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल। पहला n बराबर 1 रखने के लिए, अगर n बराबर 1 में रखता हूं तो x की घात n माइनस 1 या 1 माइनस 1 ये तो हो जाता है x की घात 0 माइनस 1 गुणा a की घात 0 प्लस a की घात 1 और ये 0 क्योंकि 1 माइनस 1 x की घात 1, ठीक है, या x की घात 0 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। तो यहां पर आपको मिला x गुणा 0 प्लस 0, तो ये चीज आई 0, ठीक है, मतलब 0 मिला, ठीक है। जब हमने n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखते समय क्या मिला, 2 माइनस 1, तो x की घात 1 माइनस 2 गुणा a की घात 1 प्लस a का वर्ग 2 माइनस 1। तो यार देखो, अगर यहां गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x का वर्ग माइनस 2ax प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 का वर्ग, a का वर्ग, ये भी मिला a का वर्ग, और यहां पर x माइनस a का वर्ग आपको सीधा सीधा बन रहा है। अगर आप 3 रखोगे तो जो पद मिलेगा उसे आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए। तो आपका जो जवाब होना चाहिए विकल्प नंबर ग, सभी प्राकृत संख्याओं। n बराबर 1 के लिए 0 आ रहा है, ये 0 हमेशा इससे विभाजित है।
n बराबर 1 के लिए ये संख्या आ रही है, ये संख्या हमेशा इससे विभाजित है क्योंकि ये वास्तव में x माइनस a का वर्ग ही है। और मैंने आपसे कहा कि n बराबर 1 के अलावा n बराबर 2 पर जरूर चेक कर लीजिएगा। दो विकल्प को हमने चेक किया, दोनों पर हमें मिला कि जो रिजल्ट आ रहा है इसको हल करने पर वो x माइनस a के वर्ग से विभाजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, यदि Pn 2 + 4 + 6 ऐसे लेकर 2n है और Pk जो है k गुणा k + 1 + 2 है और Pk + 1 है k + 1 k + 2 + 2 और तो n के किस मान के लिए Pn बराबर n गुणा n + 1 + 2 होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, इतनी भयंकर चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब ये यदि तो वाला सिग्नल होता है कि यदि Pk ऐसा ऐसा है तो Pk + 1 ऐसा ऐसा होगा। खैर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे Pk लिखा है ना, तो जहां जहां k है वहां वहां k + 1 लिख दो, है ना। जैसे कहा जाए कि यदि Pk कितना, तो Pk लिखा है k गुणा k + 1 + 2, तो Pk + 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां k है वहां वहां k + 1 कर दो ना, तो k की जगह k + 1 और k + 1 की जगह k + 2 तो Pk + 1 ऐसा आ गया। बात हो रही है Pn के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? Pn के बारे में। Pn कितना, 2 + 4 + 6 ऐसे लेकर ... 2n तक। और इसे आप वो कहा, आपको बोल रहे हैं कि इसे आप ऐसा लिख दो, Pn बराबर n गुणा n + 1 + 2 लिख सकते हैं। आपको यह कहा जा रहा है कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने कहा देख लेते हैं। हम आपको पता है इसे अपन क्या लिख सकते हैं? अगर आपको थोड़ा सा अंदेशा है तो यहां से आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर 2 को बाहर निकालते हैं तो 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, ऐसे आखिरी वाले पद में n बचता है। और यहां से 2 गुणा, है ना, यहां से 2 गुणा, ये क्या होता है 1 + 2 + 3 ऐसे लेकर n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है वो n गुणा n + 1/2 होता है। 2 से 2 गया, n गुणा n + 1। अब मुझे बताइए, इसको हल करने से तो Pn ये आ रहा है, जबकि बोला है कि Pn ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम यहां पर विकल्प नंबर घ की तरफ जाएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कुछ कहा क्यों नहीं जा सकता कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, ये तो n गुणा n + 1 + 2 है और वो n गुणा n + 1 है। चलिए, तो विकल्प नंबर घ यहां पर सत्य है, प्रश्न नंबर 17 वाला। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां पर हमने गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं लगाया, मतलब n का मान 1 2 3 नहीं रख के देखा। अगर आप चाहते तो वो भी कर लेते। अगर आप n का मान 1 रखते तो सिर्फ आपको 2 मिलता, ठीक है। अगर आप n का मान यहां 1 रखते तो 1 गुणा 1 + 1 2, 2 + 2 4 आता, बराबर नहीं होता। यहां से भी बात सही थी। चलिए, पर कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 18 कि सभी प्राकृत संख्या n गुणा n + 1 के लिए सदैव n गुणा n + 1। अभी हमने एक प्रश्न में देखा कि ये एक सम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि n और n + 1 दो क्रमागत संख्या है और दो क्रमागत संख्याओं में एक संख्या सम होगी, दूसरी विषम होगी और दोनों का गुणा सदैव सम संख्या होगा। तो सम संख्या वाला ऑप्शन नंबर क सही होना चाहिए और क विकल्प यहां पर सत्य भी है। अच्छा, आपको ना कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ सवालों में आपको डराने की कहानी जो है वो भी की जा सकती है, पर उम्मीद है आप डरेंगे नहीं। खैर, Pn बराबर या Pn जो है वो है 1 गुणा 1 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 2 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 3 का फैक्टोरियल, 4 गुणा 4 का फैक्टोरियल, ऐसे n गुणा n का फैक्टोरियल। और ये n + 1 का फैक्टोरियल माइनस n होगा किसके लिए? तो हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं और गणितीय आगमन के सिद्धांत से देख भी सकते हैं। जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो सिर्फ पहला पद लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 गुणा 1 फैक्टोरियल बराबर 1 + 1 का फैक्टोरियल
माइनस 1। तो ये तो मिला 1 गुणा 1 बराबर 2 फैक्टोरियल माइनस 1, तो ये तो मिला 1, 2 फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 1, तो ये मिला 1 और 1। जब n बराबर 2 रखा जाएगा, जब n बराबर 2 रखा जाएगा, तो जब n बराबर 2 रखा जाएगा तो 1 गुणा 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुणा 2 का फैक्टोरियल, यहां पर आप 2 रखिए तो 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, तो 1 गुणा 1 फैक्टोरियल तो हुआ 1, 2 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, उसमें से घटाना है 1, तो ये तो हुआ 5 और ये मिला 6 माइनस 1, तो 5 बराबर 5। देखिए n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है प्रश्न के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ग होना चाहिए कि n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, और यह बात सत्य भी है। अब हम इसे सिद्ध करने की तरफ भी जा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है सिद्ध करने का। आपको सिद्ध करने का जो तरीका है वो काफी सिंपल है। अब कैसे करेंगे सिद्ध वो देख लेते हैं। मैं इसे हटाकर, चूंकि आप देख चुके हैं कि जवाब जो है वो घ है, ये जो 1 गुणा 1 फैक्टोरियल है, आप 1 को, ये जो 1 है ना, इसे 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 माइनस 1 गुणा 1 फैक्टोरियल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 फैक्टोरियल माइनस 1 गुणा 1 फैक्टोरियल। अब 2 गुणा 1 फैक्टोरियल को, चूंकि आप इस चीज को जानते हैं कि यदि कोई एक संख्या है n प्लस 1, उसमें अगर आप n फैक्टोरियल का गुणा करेंगे तो वो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब यदि हमारे पास बहुत सी संख्याएं हैं, यदि हमारे पास मान लीजिए कोई एक प्राकृत संख्या है, तो किसी भी प्राकृत संख्या में उस प्राकृत संख्या और उससे छोटी प्राकृत संख्याओं का गुणा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 गुणा 1 फैक्टोरियल। वैसे ही 2 गुणा 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, 2 को लिख दिया 3 माइनस 2, साथ में 2 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल माइनस 2 गुणा 2 फैक्टोरियल बराबर, या यहां से मिलेगा, ये मिलेगा 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 1, तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ हमें मिलना चाहिए 1, तो यहां पर भी मिलेगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहां पर 3 गुणा 3 फैक्टोरियल करता हूं तो ये है 4 माइनस 1 गुणा 3 फैक्टोरियल, और ये 4 गुणा 3 फैक्टोरियल माइनस 1 गुणा 3 फैक्टोरियल, तो ये तो मिला 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप देखिए, वैसे ही जो आखिरी वाला पद है n गुणा n फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1, ऐसा कुछ, और साथ में n फैक्टोरियल तो है ही। जिन लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है वो द्विपद प्रमेय में फैक्टोरियल को अच्छे से समझ सकते हैं। और n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n गुणा 1 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल। तो देखिए n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है वो हो जाएगा ऐसा कुछ, और माइनस n फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, ये पद इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये उसके बाद वाले से, ऐसे करके ये कट जाएगा, यहां ये बच जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहां बच जाएगा -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यह सिद्ध करने का तरीका है। हालांकि सिद्ध करने के लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप सीधा सीधा n बराबर 1 और n बराबर 2 रखकर मान को चेक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20, जब 5 की घात 99 को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। हालांकि यह सवाल पूर्ण रूप से द्विपद प्रमेय का है। यहां पर गणितीय आगमन के सिद्धांत में इस प्रश्न को हल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 5 की घात 99 को आपको विभाजित करना है 13 से, और आपको पता करना है कि शेषफल क्या होगा। अब देखिए, यहां आप
एक छोटा सा व्रत वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। जैसे व्रत वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए कि 5 की घात 1, तो 5 होता है ना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। 5 की घात 1 कितना होता है? 5, ठीक है। 5 की घात 2 होता है 25, 5 की घात 3 625, 5 की घात 4 3 2 2 5, 3 1 2 5। जब आप इन चारों को 13 से विभाजित करते हैं तो 1 बाय 1 आपके सामने क्या चीजें आती है वो देखिए। जब आप इसको 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आएगा 5। किससे विभाजित कर रहे हैं? 13 से। जब आप इसको विभाजित करते हैं 13 से तो 13 दूना 26, आपके पास शेषफल आएगा 12। और जब आप 6 2 2 5 को विभाजित करेंगे, 6 2 5 को 13 से विभाजित करेंगे तो 13 पंजे 65 नहीं चलेगा, 13 या 39, 13 चौक 52, तो 52 बच गए 10 और 0। ठीक है सर, तो 13 पंजे 65, उसके बाद 79, फिर 92। ठीक है, तो यहां पर 92 के बाद आप मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरह से विभाजित हुआ तो इस मतलब यहां व्रत का कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा जायज हो सकता है, लेकिन फिर भी उससे भी हमारा जो जवाब है वो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो चीज है वो पूरी तरह से 13 से विभाजित लग रही है। तो हम जा सकते हैं यहां द्विपद प्रमेय की तरफ। द्विपद प्रमेय क्या कहता है? द्विपद प्रमेय कहता है कि 599 को आप इस तरह के पद में लिखिए कि वो 13 के आसपास लिखा जाए या 13 के गुणज के आसपास लिखा जाए। तो अगर 13 के गुणज के आसपास लिखा जाए तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 की घात 98, और इसे 5 गुणा 5 की घात 2 की घात 4 9, ऐसा लिखा। तो उसके बाद ये तो मिला बाहर 5, ठीक है। 5 की घात 2 25, 25 की घात 4 9, और इसे लिखा 5 गुणा 26 माइनस 1 की घात 4 9। और जब भी ऐसी बात होती है और आपसे पूछे कि 13 से विभाजित करने पर 26 माइनस 1 की घात 4 9, अगर यहां कोई 13 का गुणज है, 13 26 39 माइनस 1 अगर है और घात है विषम संख्या, यहां पर विषम संख्या है, तो 13 से विभाजित करने पर जो शेषफल है वो बचेगा -1। कितना? -1। और शेषफल -1 नहीं होता। अब अगर इसमें आप 5 लगा दोगे आगे तो शेषफल हो जाएगा -5। अब अगर आपसे कोई पूछे कि शेषफल -5 हो सकता है तो नहीं हो सकता। शेषफल ऋणात्मक नहीं होता, वो धनात्मक होता है। तो उसको धनात्मक करने के लिए आप 13 जोड़ दो, मतलब 8 आपका सही जवाब होना चाहिए, और 8 यहां पर ख विकल्प के अंदर एक ऑप्शन है। ये चीज अगर आपको एकदम से समझ में नहीं आई है तो आप द्विपद प्रमेय का लेक्चर एक बार देख लीजिए, उससे सिंपल चीज समझ में आ जाएगी। जैसे क्या करते हैं हम लोग, जब हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो जो भी एक बहुत खतरनाक सी संख्या दिखी होती है, उस खतरनाक सी संख्या को जिससे विभाजित करना है उसके गुणज के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 5 की घात 99 थी, मैंने एक 5 लेकर इसे 5 की घात 98 कर दिया। 98 को 49 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 वाली घात 2 यहां लिख दिया और 49 को बाहर लिख दिया। अब ये 5 की घात 2 हुआ 25, 25 26 माइनस 1, 26 मतलब 13 गुणा 2। तो पहला पद तो 13 से विभाजित है। अब अगर ये 5 की घात 49 है ना, तो इसमें 50 पद आएंगे। 50 पद में सारे पद सिवाय आखिरी पद को छोड़ के हर पद में 26 कम से कम एक बार आएगा, और अगर 26 कम से कम एक बार आएगा तो हर पद 13 से विभाजित होगा, सिवाय आखिरी वाले को छोड़ के आखिरी वाले पद होगा -1, इसीलिए -1 शेषफल रह जाएगा। और माइनस, अब 5 आगे गुणा था तो -1 में 5 का गुणा करोगे तो -5 शेषफल हो जाएगा। और हमें चूंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए आपको यहां एक धनात्मक संख्या करनी होगी। सेम सवाल यही है कि 2 की घात 305 या 301 5 से विभाजित है तो न्यूनतम, या अगर 5 से विभाजित है तो न्यूनतम धनात्मक शेषफल कितना है? तो कुछ नहीं, हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे, इसे भी लिखेंगे 2 की घात 301 को
मैं लिखता हूं 2 गुणा 2 की घात 300। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2 गुणा 300 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का वर्ग और 150। ऐसा करने से आपने इसे 2 गुणा 4 की घात 150 किया और ये मिला 2 गुणा 5 माइनस 1 की घात 150। जो पहला पद है वो 5 से विभाजित है, अगले पद में -1 है, तो आपको मिलना चाहिए 2 गुणा -1 शेषफल के रूप में। अब अगर शेषफल के रूप में है तो ये जो शेषफल है आया -2। अब मैंने कहा कि शेषफल -2 नहीं होता तो 5 जोड़ दीजिए, जवाब आएगा 3। 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये लिखा है 150, 150 का 4 में गुणा किया तो 3 विकल्प में नहीं है। अगर 3 विकल्प में नहीं, आपसे न्यूनतम धनात्मक शेषफल पूछा है, इसीलिए हमें 5 जोड़ना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर 4 माइनस 1, अच्छा यहाँ थोड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि हमें यहाँ ये चेक करना होता है कि जो घात है वो एक सम संख्या है या विषम संख्या है, क्योंकि जो आखिरी वाला पद होगा ना वो होगा -1 की घात 150, और अगर -1 की घात 150 है तो वो हो जाएगा 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 मतलब 2। तो शेषफल 2 होना चाहिए विकल्प नंबर ग में, और ग विकल्प सही। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। और 22 प्रश्न जो है वो कहता है कि 10 की घात n गुणा 3 गुणा 4 की घात n प्लस 2 प्लस 5, जहां n प्राकृत संख्या है, किससे विभाजित है? आपके सामने यहां पर 5 विकल्प है 4 की जगह। ऐसा होता है तो हम बात करेंगे 10 की घात n प्लस 3 की घात 4n प्लस 2 प्लस 5 के बारे में। मैं यहां पर 1 बाय 1 n का मान रख के देखता हूं क्या आता है। n बराबर 1 रखा तो क्या मिलेगा? n बराबर 1 रखने पर 10 की घात 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात 1 प्लस 2 प्लस 5, तो ये तो मिला 10 प्लस 3 गुणा 4 की घात 3, 4 की घात 3 होता है 64 प्लस 5, है ना, 4, 16 और 64। ठीक है, तो ये मिला 10 प्लस 3 गुणा 64, तो 3 चौक 12 हासिल 1, 6 3 6 18 और 1 19 प्लस 5, तो ये मिल गया 207 आई थिंक। हाँ जी, नहीं 200, हाँ 207। अब 207 इनमें से किससे विभाजित है ये देख लेते हैं पहले। तो क्लियरली 207 5 से विभाजित तो है नहीं, 7 और 2 9, ये 9 से विभाजित हो सकता है। 7 से विभाजित करके देखेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद विकल्प नंबर ग जो है 9 17 और 13, तो ये चूंकि 2 7 और 9 9 से विभाजित हो रहा है, तो मेरे हिसाब से विकल्प नंबर ग ही सही होना चाहिए, और ग ही सही है। चलिए, तो जो कि 9 से विभाजित हो रहा है तो ग तो होना ही चाहिए, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवालों में। माना Pn कोई कथन है तथा सभी प्राकृत संख्याओं के लिए यदि Pn तो Pn प्लस 1, तो Pn सत्य होगा n के सभी मानों के लिए, n 1 के लिए, n 1 से बड़े के लिए, n m से बड़े के लिए, जहां n एक स्थिर पूर्णांक है। देखो एक बात बताओ, अगर Pn सत्य है और Pn प्लस 1 सत्य है तब कोई कथन हमेशा सत्य होता है। हमने ऐसे बहुत से सवाल देखे जहां Pn सत्य हो सकता था, Pn प्लस 1 सत्य नहीं हो, या दोनों ही सत्य ना हो। तो जब तक हमें कथन के बारे में जानकारी नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये सत्य है या असत्य है। आपको क्या यहां पर कथन के बारे में पूरी जानकारी है कि कथन क्या है? क्या कथन n 2 की घात n से बड़ा है या n 2 की घात n से छोटा है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो जब हमें कथन पता ही नहीं है तो वो सत्य है कि असत्य है कैसे पता करेंगे? घ विकल्प, कुछ नहीं कह सकते ऐसे सवाल के बारे में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर घ यहां सही है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां, 1 प्लस एक्स की घात n माइनस nx माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है? तो 1 प्लस एक्स की घात n माइनस nx माइनस 1, हमने n बराबर 1 रखा। जब n बराबर 1 रखा तो यहां पर मिला 1 प्लस एक्स की घात 1 माइनस 1 गुणा x माइनस 1,
जिन लोगों ने द्विपद प्रमेय पढ़ा है वो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी जानते हैं। तो ये तो मिला 1 + x - 1 विच इज 0, और 0 सभी से विभाजित होता है। तो फिर हमने n का मान 2 रख के देख लिया। n का मान 2 रखा तो 1 + x का वर्ग माइनस 2x - 1, तो ये मिला 1 + x का वर्ग माइनस या प्लस 2x। 1 + x का वर्ग तो ऐसे ही होगा, माइनस 2x - 1, तो ये मिला x का वर्ग, और x का वर्ग सिर्फ और सिर्फ x के वर्ग से विभाजित होगा, तो विकल्प नंबर ख सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए और इस कहानी को बहुविकल्पी प्रश्नों की यहीं समाप्त किया जाए। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आप YouTube पर इन्हें देख रहे हैं, सारे वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल हैं, ऐप पर भी अवेलेबल हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। किस तरह से? आप CBSE हिंदी माध्यम का चयन कीजिए। www.magnetbrains.com पर जाने के बाद आप वहां पर क्लास 11th का सिलेक्ट कीजिए, गणित वाले सर का फोटो आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप क्लास 11th को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ऐसा बहुत सारे विकल्प खुले हुए दिखेंगे, आपको अलग अलग पार्ट दिखेंगे, अलग अलग चैप्टर दिखेंगे। आप किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक कीजिए, जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज नाम लिखे रहेंगे, जिस टॉपिक पर क्लिक करेंगे उसका वीडियो चालू हो जाएगा। बस इतनी सी है ये कहानी। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आप ऐसे भी देख सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक वे में। और आपको एक छोटी सी बात में जाते जाते फिर से बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 6 से लेकर 12 समस्त विद्यार्थियों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आप ऑनलाइन अपनी पूरी स्कूली शिक्षा कर सकते हैं। आपकी किताब का एक एक सवाल, आप जिस किताब को रेफ़र करते हैं उस किताब का एक एक सवाल आपको 100% मुफ्त है। तो आपको छोटे छोटे 3 काम करने हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरा इस वीडियो को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, चैनल को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वहाँ तक पहुँचाइए, और तीसरा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।